नमस्कार सभी को। दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का एक मेयर का चुनाव इतनी हेडलाइन दुनिया भर में बटोर रहा है जितना तो शायद कई देशों के हेड ऑफ स्टेट का जब चुनाव होता है वो भी नहीं बटोरता। और इसको खास तौर पे ट्रम्प की हार के तौर पे देखा जा रहा है, उनकी आइडियोलॉजी की हार के तौर पे देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के जोहरान मंदानी की जीत ये दिखा रहा है कि न्यूयॉर्क शहर जो अमेरिका का एक तरीके से फाइनेंशियल हब है, वो कहीं ना कहीं ट्रम्प और उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनकी जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो आइए समझते हैं कि आखिर किन किन मायनों में, किन किन कारणों से ये खबर इतनी बड़ी बनी हुई है। तो दोस्तों, बात यह है कि एक 34 वर्षीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान मंदानी अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े फाइनेंशियल हब यानी कि न्यूयॉर्क सिटी को लीड करेंगे। उनकी जीत एक विक्ट्री से ज़्यादा एक रिवॉल्यूशन की तरह देखी जा रही है। मंदानी ने इस बेहद हाई स्टेक वाले चुनाव में दो बड़े नामों को भी हराया है। एक थे पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुमानो, जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेट का समर्थन था, और दूसरी ओर रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी थे कर्टिस स्लीवा। मंदानी को मिले हैं लगभग 9,48,202 वोट, जो कि लगभग 50% से थोड़ा ज़्यादा का ही वोट शेयर है। तो ये जीत एक क्लियर मैंडेट है कि न्यूयॉर्क शहर एक्सेप्ट कर रहा है पहले साउथ एशियन को, पहले मुस्लिम को और पहले यंगेस्ट मेयर को, और रिजेक्ट कर रहा है ट्रम्प की हार्डकोर आइडियोलॉजी को। और ये जीत इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट चल रहा था उसकी ताकत को दर्शाता है। मंदानी ने अपनी खुद की एक कोलिशन खड़ी की जिसमें युवा वोटर्स, इमिग्रेंट कम्युनिटी और वर्किंग क्लास न्यूयॉर्कर शामिल थे। मंदानी की कोर फिलॉसफी ये है कि न्यूयॉर्क सबके लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, यानी ये इंक्लूजन की बात करते हैं। और यही आइडियोलॉजी उनकी पूरी दुनिया में हेडलाइन बना रही है कि आखिर न्यूयॉर्क ने क्या एक्सेप्ट किया है और क्या रिजेक्ट किया है। हालांकि मंदानी की जीत को केवल आइडेंटिटी के पॉलिटिक्स से देखना गलत होगा, क्योंकि असल में जो अमेरिकन वोटर है वो एक तरीके से उनका इकोनॉमिक डिस्कंटेंट भी था, जो इस चुनाव में एक रेफरेंडम के रूप में दिखा है। पूरे अमेरिका में, चाहे न्यू जर्सी हो, वर्जीनिया हो, न्यूयॉर्क हो, एक बात साफ दिख रही है कि हर वोटर के दिमाग में महंगाई घर चुकी है। सबके मन में एक इकोनॉमिक एंजाइटी है, ग्रोसरी से लेके इलेक्ट्रिक बिल और सबसे जरूरी तो हाउसिंग रेंट। इन सब चीज़ों ने आम लोगों की कमर तोड़ रखी है। और अमेरिका में जो 2024 का प्रेसिडेंशियल चुनाव हुआ था, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी या ट्रम्प जीते थे, वहाँ पे भी उन्होंने जनता से यही वादा किया था कि महंगाई को कम करेंगे। लेकिन जीतने के बाद इकोनॉमी ठीक नहीं हुई और जो कंज्यूमर प्राइसेस है वो आज भी फेडरल रिजर्व के टारगेट यानी 2% से काफ़ी ऊपर है। यहाँ टैरिफ का भी मुद्दा महत्वपूर्ण है। ट्रम्प ने जिस तरीके से बाकी देशों पर टैरिफ लगाया है उसने अमेरिका में चीज़ों को काफ़ी महंगा कर दिया है। और यहाँ तक कि जेपी मॉर्गन जैसे जो बड़े ग्लोबल रिसर्च सेंटर्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि टैरिफ के कारण अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ कम हुई है और इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है। सर्वेज बताते हैं कि 75% से ज़्यादा अमेरिकी, खासतौर पे जो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं या इंडिपेंडेंट हैं, वो टैरिफ को यूएस इकॉनमी के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। यहाँ तक कि रिपब्लिकन्स के अपने नेता ने भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया है। विवेक रामास्वामी, जो खुद एक रिपब्लिकन है, उन्होंने साफ कहा है कि उनकी पार्टी को अफोर्डेबिलिटी यानी महंगाई कम करने पे ध्यान देना होगा और कॉस्ट ऑफ लिविंग को नीचे लाना होगा, चाहे वो हेल्थ केयर की बात हो, हाउसिंग की बात हो या फिर रोजमर्रा की जरूरतें हों। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में जो महंगाई का आलम है वो भी एक बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से मंदानी को इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। क्योंकि मंदानी ने इस मौके को जाने नहीं दिया। वो समझ गए थे कि लोगों की असली समस्या महंगाई है। उन्होंने अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लियर किया कि वो रेंट को फ्रीज करना चाहते हैं ताकि न्यूयॉर्कर्स को हाउसिंग क्राइसिस से राहत मिले। उन्होंने शहर के जो सबसे रिचेस्ट 1% है उन पे टैक्स बढ़ाने का वादा भी किया। खैर, इन नीतियों की वजह से जो न्यूयॉर्क के बड़े बड़े रियल इस्टेट मैग्नेट्स थे वो मंदानी के खिलाफ खड़े हो गए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार 20 से अधिक बिलियनियर्स ने मंदानी के खिलाफ कैंपेन में करोड़ों रुपए खर्च कर डाले, क्योंकि उनको डर ये था कि अगर ये बंदा जीतेगा तो फिर हमारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट को चोट पहुंचाएगा, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएगा। लेकिन मंदानी ने अपनी रैलियों में इस एंटी मंदानी कैंपेन को सीधे एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि ये जो बिलियनियर्स हैं मुझे रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और इतना तो मैं इनसे टैक्स भी नहीं लेता। और इस लड़ाई से न्यूयॉर्क की जनता में एक परसेप्शन गया कि उनकी लड़ाई बस केवल निजी जीत या निजी प्रॉफिट के बजाय जो कॉमन लोग हैं उनकी नीड के लिए है। और ये जीत कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेसिव एजेंडा है उसकी जनता के बीच में जो एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, जो ट्रम्प के आने पे, ट्रम्प के पहले टर्म में भी काफ़ी कम हुई थी, उसका एक प्रतीक है। और आज के समय में जब अमेरिका इतना पोलराइज्ड हो चुका है, उस समय में भी जोहरान मंदानी की सबसे यूनिक बात क्या है पता है? वो अपनी आइडेंटिटी, अपने कल्चर को खुल के अपनाते हैं, उसको छिपाते नहीं हैं, बल्कि उसको अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज करते हैं। और ये हमें उनके कैंपेन में भी दिखा।
उनकी माता मीरा नायर एक फेमस फिल्म मेकर हैं, उनकी अपब्रिंगिंग युगांडन और इंडियन है, तो उन्होंने अपने कैंपेन में न्यूयॉर्क का जो डाइवर्स साउथ एशियन समुदाय है उससे जुड़ने के लिए हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया। उनके कैंपेन एड्स में बॉलीवुड के डायलॉग्स, उनकी विक्ट्री स्पीच के बैकग्राउंड में धूम मूवी का टाइटल ट्रैक बजना, ये सब क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि वो अपना जो कल्चर है उसको अपने वोटर से एक ब्रिज की तरह जोड़ रहे हैं। और खास तौर पे उनकी ये स्ट्रेटजी उन इंडियन अमेरिकन वोटर्स को लुभाने में बहुत काम आई है, जो एक समय में ट्रंप की ओर झुके थे, लेकिन जब से ट्रंप अपना रेसिस्ट टाइप का रेटरिक शुरू कर चुके हैं अमेरिका में, तब से ट्रंप का ये वोटर बेस उनसे दूर हुआ है। और ऐसे समय में ममदानी ने उनको एक प्रोग्रेसिव और कल्चरली कनेक्टेड विकल्प दिया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को कोट किया है। उन्होंने कहा कि अ मूवमेंट कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, व्हेन द सोल ऑफ द नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड्स अटरेंस। अब ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे देश के जो लीडर हैं वो नेहरू को बदनाम करने में 24 घंटा लगे रहते हैं, पर उनका कद केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कितना बड़ा है और दुनिया उन्हें किस नज़र से देखती है, एक बार फिर से नेहरू जी को कोट करके ममदानी ने साबित किया है। और ये कोट कोई रेटरिक कोट नहीं है, ये ममदानी के लिए एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट था। ये दर्शाता है कि उनका विजन केवल न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के इनफैक्ट दुनिया के हर पार्ट तक पहुंचने की चाह रखता है। हालांकि ममदानी की इस जीत से इंडिया और इजराइल दोनों जगह पे हलचल मची हुई है, क्योंकि दोनों देशों की जो करंट लीडरशिप है उसके ममदानी एक स्टॉन्च क्रिटिक रहे हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ममदानी पीएम मोदी की नीतियों के एक मुखर आलोचक रहे हैं। उन्होंने अतीत में भी मोदी जी को वार क्रिमिनल तक कहा है, जिससे भारत में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई थी। और उनका यह स्टैंस इंडियन डायस्पोरा के पॉलिटिकल डिवाइड को और गहरा करता है। और इसके साथ साथ वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के भी काफी सख्त आलोचक हैं। उन्होंने गाजा कॉन्फ्लिक्ट पर इजराइल की नीतियों की कड़ी निंदा की है और यहाँ तक कहा है कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो उन्हें वार क्राइम में अरेस्ट भी किया जाना चाहिए। अब ये बयान न्यूयॉर्क जैसे शहर में एक जियोपॉलिटिकल टेंशन को बढ़ाता है, जहां पर एक बड़ी ज्यूइश कम्युनिटी रहती है। हालांकि ममदानी ने यह भी स्पष्ट किया कि वो ज्यूइश के खिलाफ नहीं है, वो एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ खड़े हैं। और उन्होंने कई ज्यूइश लीडर्स के साथ बातचीत भी की है, वो पर्टिकुलरली नेतन्याहू और जो उनकी नीतियां हैं उसके अगेंस्ट है। अब बात करते हैं कि इस जीत को ट्रंप की हार की तरह क्यों देखा जा रहा है। तो देखिए, बात यह है कि ट्रंप साहब ने ममदानी को एक कम्युनिस्ट पागल और आपदा कह के इस चुनाव में डायरेक्टली इंटरवीन किया था। उन्होंने क्यूमो को वोट देने के लिए लोगों से अपील भी की थी, यहां तक की धमकी दी थी कि अगर ममदानी को न्यूयॉर्क की जनता जिताती है तो फेडरल फंड्स को, जो वहां के स्टेट्स को पैसा दिया जाता है, वो ट्रंप रोक देंगे। लेकिन ये धमकी भी काम नहीं आई। और क्या आप इस धमकी को कुछ भारत से कनेक्ट कर पा रहे हैं? कहाँ पे ऐसी धमकियां भारत में दी जाती हैं? अगर डॉट जोड़ पा रहे हैं तो लिखिए इसको कमेंट बॉक्स में। खैर, वापस हम ट्रंप पे आते हैं। ट्रंप इस हार का एक अजीबोगरीब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि बैलेट पे उनका नाम नहीं था ना, और गवर्नमेंट भी शट डाउन थी, इसलिए वो चुनाव हार गए। ट्रंप का ये बयान बताता है कि ग्राउंड रियलिटी और वोटर के जो दुख है, जो उनके ग्रीवांसेस है, उससे ट्रंप कितना दूर है और आज भी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब कल को अगर डॉलर की वैल्यू गिरेगी तो ट्रंप कहेंगे कि क्योंकि डॉलर पे उनकी फोटो नहीं है इसलिए उसकी वैल्यू गिर रही है। लेकिन एक इंसान ना तो पूरा देश होता है, ना तो पूरी पार्टी होती है। और ये मैं अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी कह रहा हूं और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी कह रहा हूं। ट्रंप तो अपना कार्यकाल पूरा करके निकल लेंगे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के लिए ये एक वेकअप कॉल होनी चाहिए कि अगर उनको 2026 का मिड टर्म इलेक्शन और 2028 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतना है तो उन्हें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को छोड़ के कोर इकोनॉमिक इशू पर ध्यान केंद्रित करना ही होगा। अमेरिकन को केवल मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा नहीं, बल्कि अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल हेल्थ केयर और महंगाई पे कंट्रोल चाहिए। और दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि जोहरान ममदानी की ये जीत उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक वापस से होप की किरण है जो अमेरिका में अपने सपने देखते हैं, या एक ऐसे इमिग्रेंट बेटे की कहानी है जिसने कैपिटलिज्म के गढ़ में खड़े होकर डेमोक्रेटिक वैल्यूज से, सोशलिज्म की वैल्यू से एक जीत दर्ज की है। और ये जीत यूएस पॉलिटिक्स में यूथ पावर, डाइवर्सिटी और प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक आइडियाज का मिश्रण होने वाला है। लेकिन ये न्यूयॉर्क के लिए एक चुनौती भी होने वाली है। ममदानी ने जो भी बड़े वादे किए हैं, चाहे वो रेंट फ्रीज का हो, फ्री बस सर्विसेज का हो, या फिर यूनिवर्सल चाइल्ड केयर का हो, ये सारी चीज़ें न्यूयॉर्क सिटी के जो विशाल बजट है और जो उनका कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें पूरा कर पाना काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जोहरान ममदानी की ये जो ऐतिहासिक जीत हुई है ये बस एक लहर है, या वास्तव में अमेरिका की राजनीति में एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट की शुरुआत हो चुकी है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।